हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। जो हम लोग कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 17 पर, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, और ये हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर नंबर 17 में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में जो हमने मैकेनिकल बिहेवियर देखा सॉलिड्स का, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया। तो इस तीसरे पार्ट में, तीसरे पोर्शन में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, और इस तीसरे पोर्शन में इंक्लूड करेंगे हम दो लेक्चर्स। पहले लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का एक जनरल व्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कुछ के अंदर बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ सॉलिड के अंदर एक इंटरमीडिएट लेवल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ के अंदर बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बनाएंगे, किस तरह से बिहेव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। और एक और लेक्चर हम स्टडी करेंगे हिस्टैरिसीस लूप, उसमें फिर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को किसी और अंदाज में देखेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में जो हम लोग मेनली जो हमारा फोकस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं वो किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसकी कोर रीज़न जो है वो क्या है, या बेसिक जो आइडिया है मैग्नेटिज़म का सॉलिड्स के अंदर वो किस तरह से, कहाँ से और कहाँ कैसे लिया गया। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और दो पार्ट्स में, पहले हिस्से में हम जनरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में ये कोर आइडिया देखेंगे कि कहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, और उसके बाद फिर जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, और उसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सॉलिड्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में, और वो होंगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और तीनों की प्रॉपर्टीज़ को फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो आज के इस लेक्चर वीडियो को आप लोग कंप्लीट डिटेल में देखें। अपने पास लेक्चर नोट्स जो हैं, या फिर आपके पास जो है टेक्स्ट बुक है, उसको ज़रूर रखें। वहाँ से आप लोग इसके जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक बच्चों बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है कि अगर कोई सॉलिड है, जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, एक सिंपल एग्जांपल से, कि आयरन जो है उसके अंदर बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं। अगर हम किसी आयरन पीस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ देर के लिए रखें, और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड से उस आयरन पीस को रिमूव कर दें, तो हम देखते हैं कि आयरन पीस के अंदर अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो आयरन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है मतलब आ जाती है, ये उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो पैदा होगी। तो एक बड़ा अच्छा सॉलिड है आयरन, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बन गई। अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें कि हमारे पास कॉपर ले लें, अगर आयरन की बजाय हम लोग कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर जो है, ये जो अगर कॉपर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और कुछ देर उसको पड़ा रहने देते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉपर जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पैदा नहीं होती। तो कॉपर जो है वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और आयरन जो है बिल्कुल उसके साथ वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं। या फिर सिंपल वर्ड्स में, आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं, और कॉपर के अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल पैदा नहीं होती। राइट। तो इसकी वजह जो है, इसकी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया है, ये सबसे पहले जो एम्पियर ने इसके बारे में कहा था कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, ये एक्चुअली उस सॉलिड की जो माइक्रो लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से है। अब सॉलिड्स की जो माइक्रो लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हम देखते हैं कि तमाम सॉलिड्स जो है वो एटम से मिलके बनते हैं, और एटम जो है उसका मॉडल हम जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टार्ट होती हैं। यहाँ से कैसे स्टार्ट होती हैं, इसका आइडिया जो हम इस तरह से लेते हैं। देखिए बच्चों, एम्पियर के मुताबिक, या इस तरह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट हो, जिस तरह एक सॉलिड ओरिजिनल बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ जस्ट फॉर आइडिया, तो ये एक बार मैग्नेट है,
नेचुरल मटेरियल है, एक नेचुरल मैग्नेट है। इसका एक एंड जो है ये साउथ है और दूसरा एंड जो है ये नॉर्थ है। इसमें जो हम जानते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से होंगी। अगर मैं कुछ ड्रॉ करूं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये लाइंस इस तरह से जो है ये बनेंगी कि ये लाइंस जो है वो नॉर्थ से मूव करेंगी साउथ की तरफ, राइट। तो इस तरह से एक जनरल जो हम जानते हैं कि किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से लाइंस बाहर की तरफ और फिर ये मूव करती हैं टूवर्ड्स साउथ इस तरह से, राइट, और साउथ से इनवर्ड। ये तो है एक नेचुरल बार मैग्नेट। और हमने ये देखा, हमने जो फिज़िक्स में ही ये स्टडी किया कि हमारे पास अगर एक कॉइल हो, एक वायर लें हम और उसको एक कॉइल की फॉर्म में हम उसको वाउंड करें और उसको हम कनेक्ट करें किसी वोल्टेज सोर्स के साथ, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सम है कुछ V, और इसकी वजह से कुछ करंट जो है वो फ़्लो करेगा इसके अंदर। तो जब इस कॉइल के अंदर करंट फ़्लो करता है तो इस करंट के फ़्लो की वजह से हम देखते हैं कि इस कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है। तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको मैं बनाऊं और उसको मैग्नेटिक फील्ड्स को मैं ड्रॉ करूं, उन मैग्नेटिक फील्ड्स को, लाइंस को, तो इस तरह से ये लाइंस बनेंगी यहाँ पे। और इसमें भी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर उसको मैं दिखाऊं तो इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक एंड जो है वो नॉर्थ है और इसका जो दूसरा एंड है वो साउथ है। आप लोग जानते हैं हम इसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में हमने ये चीज़ पढ़ी है और हम जानते हैं जो कि ये एक सोलिनॉइड है और टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर विच इज़ नोन एज सोलिनॉइड। जब इस कॉइल में हम इस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करके इसमें करंट पास करवाते हैं तो हम देखते हैं कि करंट पास करने की वजह से इस सोलिनॉइड के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। इनसाइड और आउटसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो बहुत सिमिलर हैं इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के साथ, एग्जैक्टली सिमिलर हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह एक बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया, इस तरह से इस सोलिनॉइड का भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसमें इसका एक एंड नॉर्थ होगा, दूसरा एंड साउथ होगा और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक लाइंस हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक एक फ़र्स्ट कोर कॉन्सेप्ट था जो एम्पियर के माइंड में आया वो ये था कि कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिज़म है इसका जो ताल्लुक़ है वो करंट से है, राइट। तो ये तो नेचुरल मैग्नेट है लेकिन ये जो है ये आर्टिफिशियली हमने बनाया है करंट की वजह से। तो मैग्नेटिज़म इज़ रिलेटेड टू करंट, ये जो एक आइडिया था बेसिक, ये एम्पियर ने इसको डेवलप किया। अब ये कि इसमें बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगर इस बार मैग्नेट को और इस सोलिनॉइड को हम देखें तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की वजह से बना, ये जो एक हिंट है, मतलब ये जो एग्जांपल है ये एक हिंट है इस तरफ सोचने के लिए कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या मैग्नेटिज़म जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो करंट से या इलेक्ट्रिसिटी से भी है। और इसके अलावा भी जो हम लोग जानते हैं हमारे पास, अगर ये तो हमने एक बार लिया है, लॉन्ग बार मैग्नेट लिया है, अगर जो हम एक शॉर्ट मैग्नेट ले लें, मतलब एक स्मॉल मैग्नेट ले लें, छोटा पीस ले लें, लॉन्ग ना हो, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक बार मैग्नेट इस तरह है कि इसकी ये साइड जो है वो नॉर्थ है और ये वाली साइड इसकी साउथ है। तो यहाँ से भी इस तरह से भी जो है यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बनेगा, जो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बनाया जा सकता है और मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक स्मॉल मैग्नेट है, इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन जो है वो हो सकती है लाइंस की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं, जैसे मैंने इस लॉन्ग बार मैग्नेट का कंपैरिजन एक सोलिनॉइड से किया, इस तरह मैं इस स्मॉल मैग्नेट जो है इसका कंपैरिजन करूं तो ये जो बिल्कुल सिमिलर है एक करंट लूप से। ये जो एक करंट लूप है, मतलब एक वायर है जिसको हमने एक करंट लूप की शक्ल दी है
अगर हम किसी तरह से इस लूप के अंदर करंट फ़्लो करवाते हैं, अगर इसमें करंट फ़्लो करता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो करंट लूप है, ये करंट लूप जो है ये भी बच्चों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इस करंट लूप का भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस करंट लूप का, दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इट्स नॉर्थ हैंड, दैट हैज़ इट्स साउथ हैंड। ये हमने पढ़ा भी है कि अगर हमारे पास एक करंट लूप हो और उस करंट लूप में करंट फ्लो करे और उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो फिंगर्स की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है दैट विल पॉइंट कि इस डायरेक्शन में जो है वो नॉर्थ बनेगा। अगर इस तरह से करंट लें, चलें इस सिचुएशन में थोड़ा सा इसको मैं एग्जैक्ट करूं कि इस तरफ अगर करंट है और ऐसे करंट है जिसमें बाहर से इस तरफ अंदर की तरफ, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ इस तरफ बनेगा, साउथ इस तरफ बनेगा। तो नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी हम कर सकते हैं। बहरहाल तो ये जो बच्चों एग्जांपल है, इसमें एक सिंगल लूप है और इस सिंगल लूप में जब करंट फ्लो हुआ क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जस्ट नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो एक सेपरेट है। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिमिलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के जो इस एक छोटे मैग्नेट की वजह से बना है। तो ये भी इस तरफ एक हिंट है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके कहा कि एक हिंट है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मैग्नेटिज़म है उसका ताल्लुक जो है वो करंट से है, राइट। इस लूप में करंट फ्लो हुआ तो करंट के फ्लो की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना। तो मैग्नेटिक फील्ड का बनना करंट के फ्लो की वजह से, ये हिंट है कि जो मैग्नेटिज्म है दैट इज़ रिलेटेड टू करंट और द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब हम करंट की बात करते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मैग्नेटिज्म जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लो ऑफ चार्जेस। इस तरफ जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं और उस चैप्टर का नाम जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास एक वायर हो या एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो जब इस वायर में करंट पास करता है तो करंट के पास करने की वजह से इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्टेब्लिश होना किसी वायर में करंट के गुजरने की वजह से, ये हिंट है जो एम्पियर ने ड्रॉ किया बहुत शुरू में, जिस वक्त अभी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो भी अभी अननोन था, अभी मतलब यानी कहने कि वेल नोन नहीं था। तो उस वक्त उसने ये चीज़ जो है वो उसको हिंट की थी कि ये जो करंट है इसके फ़्लो की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह बनते हैं। तो मैग्नेटिज्म इज़ रिलेटेड टू करंट। तो ये बच्चों को कोर आइडिया है। यहाँ से हम बात को पकड़ के आगे चलते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं वो बिहेव करते हैं एज ए गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसा कुछ है कि उन सॉलिड्स के अंदर कहीं कुछ करंट या चार्जेस हैं जिनकी वजह से उस सॉलिड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं या होती हैं। तो ये हिंट है, इससे हम बात को जो है वो आगे लेकर चलते हैं इस एम्पियर के व्यू से। अब जो जहाँ तक हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी सॉलिड के जो स्ट्रक्चर है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी सॉलिड में जो उसका मेन मतलब यूनिट है, जो उसका फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक एटम है, राइट। और जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, अब तो हमारे सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मतलब बड़ी डिटेल में हमारे पास मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट जो है दैट इज़ न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पर मूव करते हैं। तो ये एक जनरल स्केच जो है ये मैंने ड्रॉ किया कि अगर हमारे पास एक हैवी एलिमेंट है या मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है उसका अगर मॉडल हम देखें, उसको मॉडल करें एटम को, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और फिर ये फर्स्ट ऑर्बिट है और इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह सेकंड ऑर्बिट है, एल शेल है, उसके अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और इस तरह फिर नेक्स्ट ऑर्बिट्स में हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अगर हम बात करें सिर्फ इसके फर्स्ट शेल की विच इज़ के शेल, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑर्बिट कर रहे हैं
और इनमें से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ या दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर इसको हम मॉडल देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो एक करंट कैरिंग लूप जो था अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, क्या उससे सिमिलर नहीं है? उससे अगर हम सिमिलैरिटी बनाएं इसकी, तो ये अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें चार्जेस का फ्लो हो रहा है और इसके अंदर जो है ये एक करंट कैरिंग लूप है, लेट्स से, मतलब इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग लूप के अंदर इसको लिख लेते हैं हम कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। लेकिन ये जो सिचुएशन है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट को यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं और इनकी जो स्पीड है ये मिलियंस मीटर पर सेकंड है। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की इस फर्स्ट ऑर्बिट में जो मूवमेंट है और इस करंट कैरिंग लूप को अगर हम देखें, विजुअलाइज करें थोड़ा सा, इसमें हम क्लियरली देखते हैं कि सिमिलैरिटी है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, इनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस लूप विच इज़ करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप जो है, इसको हमने देखा कि जो करंट कैरिंग लूप जो है दैट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल मैग्नेट, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाया था एक स्मॉल मैग्नेट की तरह। इस करंट कैरिंग लूप का जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें एक एंड इसका नॉर्थ है और दूसरा एंड जो है इसका वो साउथ है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से ये जो करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप में ये एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है। तो अब अगर इससे सिमिलर देखें तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जब मूव करेंगे इस फर्स्ट ऑर्बिट में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से एक स्मॉल करंट जो है ये बनेगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ करंट कैरिंग लूप। तो इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये भी बिहेव करेगा एज ए करंट कैरिंग लूप। ये एक एज ए मॉडल हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ये जो बनाएगी एक करंट कैरिंग लूप, और इस करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि जो एक मैक्रो लेवल पे, एक बड़े लेवल पे जो हमें सॉलिड्स नज़र आते हैं, जो कि अपने माइक्रो लेवल पे एटम्स की फॉर्म में है, तो वो जो एटम है उसके अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, राइट। और दिस आइडिया इज़ सिमिलर टू द आइडिया ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये भी हमने देखा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, तो चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिज्म बनती है। ये आइडिया है कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक एटम है इसके अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन से लेके टंगस्टन तक, 1 से लेके 74 एटॉमिक नंबर तक अगर हम देखें या उससे भी इवन ज़्यादा देखें, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है उस मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होती है। ये मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से डेवलप होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की भी जो दो मोशंस होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एक ऑर्बिटल मोशन होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज़ ऑर्बिटल मोशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पिन मोशन भी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रॉन्स से रिलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेट करने पर वो जो मैग्नेटिज्म होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों मोशंस की वजह से ली जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन है। तो दोनों मोशन से मैग्नेटिज्म होगा, दोनों मोशन से मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे, और दोनों मोशन के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे उनको ऐड हम करेंगे, तो दैट विल बी द कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि उन सब इलेक्ट्रॉन्स की हम ऑर्बिटल मोशंस देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन देखेंगे, और फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन देखेंगे। तो सबको हम इकट्ठा करेंगे तो उस केस में फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगा एक पूरे एटम का, राइट। तो दैट विल बी द
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन एटम। मतलब अगर हम एक कंप्लीट एटम की बात करें, एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें, तो एक एटम जो है दैट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ सम मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। हर इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि उसकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, चौथे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, पांचवें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन। इस तरह सब की मोशंस को हम देखेंगे और सब की मोशन में हम लोग सबके मैग्नेटिक फील्ड्स को कंबाइंड जब करेंगे तो उसमें फिर हमारे पास वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक एटम का, राइट। और यहाँ पे फिर बच्चों हम एक जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो है मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अब हमारे पास एटम की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एटम जो है वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है ये टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं, या ये जो टर्म है ये हम यूज़ करेंगे किसी एटम के लिए, और इसको हम कहेंगे कि एन एटम इन विच देयर इज़ अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। मतलब ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मींस कि एक एटम जो है उसमें उसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे का तीसरे का, तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उन सब को ऐड करें और वो एटम जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करे, तो फिर उस एटम को हम कहेंगे दैट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल, या सिंपल इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं एक डाइपोल। वैसे इसमें जो ये भी होता है कि ये जो न्यूक्लियस भी है, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्पिन करता है अपने एक्सिस पे और इसकी वजह से भी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इसको यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे या इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं किसी एटम का, या मैग्नेटिक डाइपोल की जब हम बात करेंगे कि ये एटम जो है ये एक मैग्नेट है, स्मॉल टाइनी मैग्नेट है और इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ है साउथ। तो वो जो मैग्नेटिज़म है इस एटम की, उसमें हम लोग न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिज़म है उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसमें सिर्फ हम मैग्नेटिज़म ले रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो डाइपोल जो है दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट के एक एटम जो है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट that has a resultant magnetic field due to orbital and spin motion of electrons is called a dipole, राइट। यहाँ से हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल या फिर एक सिंपल डाइपोल की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बच्चों मैंने मतलब यहाँ पे टर्म यूज़ की है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सब के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो मतलब एक ही तरह के नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों की जो ऑर्बिटल मोशन सेम है लेकिन दोनों की स्पिन डिफरेंट है, राइट। तो स्पिन के डिफरेंट होने की वजह से तो इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे दे माइट कैंसल आउट ईच अदर, या उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो इस तरह अलाइंड हों कि वो वेक्टोरिकली उनका हम सम करें तो रिजल्टेंट जो है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचे। तो इस तरह चूँकि तमाम इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस डिफरेंट हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक जैसी नहीं हैं, तो इसलिए उनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे, मतलब इस सेंस में कि उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी और सबको ऐड करके जब हम बनाएंगे तो दैट विल बी अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा रिजल्टेंट लिखा, तो दैट इज़ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड अ डाइपोल, राइट। अब यहाँ पे जो डाइपोल में हम कहते हैं कि ये जो एटम है इसके दो पोल्स हैं, डाइपोल्स, डाई मीन्स टू। तो यहाँ पे दो जो है वो इस वजह से कि जो मैग्नेटिज़म है उसमें जैसे ये बार मैग्नेट की बात करें तो इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें ये है कि जो यूनिपोल का कॉन्सेप्ट नहीं है मैग्नेटिज़म में, मतलब यूनिपोल का कॉन्सेप्ट कि अगर हम ये कहें कि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ उसकी नॉर्थ
हमारे पास एक नॉर्थ साइड मौजूद है या नॉर्थ एंड मौजूद है, साउथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यूनिपोल का कॉन्सेप्ट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड्स में। हमेशा डाईपोल, दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ भी होगा। तो अगर हम इस बार मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ देखें, अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो वो जो दोनों पार्ट्स बनेंगे वो इंडिपेंडेंटली उनके नॉर्थ और साउथ जो है वो बन जाएंगे, वो एक डाईपोल की फॉर्म ले लेंगे। तो इसलिए ये जो डाई का कॉन्सेप्ट या वर्ड हम यहाँ लिखते हैं, दैट मीन्स कि ये जो एटम है, दिस एटम बिहेव्स लाइक डाईपोल, इट हैज़ इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ एंड, मतलब कि एक एटम जो है वो एक टाइनी लिटिल मैग्नेट जो है उसके तौर पे बिहेव करेगा। तो दैट टाइनी लिटिल मैग्नेट विल बी कॉल्ड अ डाईपोल। तो यहाँ तक जो समरी ये बनी, मतलब कि कंक्लूड करें अगर यहाँ तक हम बात को, तो वो ये है कि एम्पियर के एक गेस के मुताबिक उस वक़्त कि जो मैग्नेटिज़म है डिफरेंट मटेरियल्स की, वो मैग्नेटिज़म जो है वो डेवलप हुई है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर से, कि जैसे करंट से मैग्नेटिज़म बनती है, तो वहाँ से ये बनी। और उस कोर आइडिया को लेके जब हम एक माइक्रो लेवल पे देखते हैं एक एटम को, तो उस एटम के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, शेल्स में मूव करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिज़म जनरेट होती है या बनती है, उसको जब हम ऐड करते हैं और फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उस केस में जो एटम्स हैं वो बिहेव करते हैं एज ए डाईपोल। और यहाँ तक जो है एक डाईपोल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम डेवलप करते हैं। तो डाईपोल के कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट जो दूसरे पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट सॉलिड जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें फिर ये डाईपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है, क्योंकि तमाम सॉलिड्स जो हैं वो एज ए मतलब कि उनके अंदर एटम्स तो हैं, उनके अंदर एटम्स हैं, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। जैसे कॉपर है, सॉलिड है, वो भी एटम से मिलके बनता है, लेकिन उसके अंदर डाईपोल नहीं बनते। लेकिन आयरन जो है वो भी सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स हैं, लेकिन उसके अंदर डाईपोल्स जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड्स को 3 टाइप्स में, और उनकी जनरल डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो टाइप है वो हम जो लिखते हैं टाइप्स में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर उसकी जो है वो बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है 3 हम डिफरेंट टाइप्स बनाएंगे, जिसमें जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं ये, इसको जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ दोबारा ताकि आपको स्क्रीन पे सही नज़र भी आए। तो हमारे पास हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक और फिर डायमैग्नेटिक और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक। तो ओवरऑल हम लोग जो सॉलिड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये जो हम कहते हैं द सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं लिखता हूँ कि द सब्सटेंस इन which magnetic fields due to spin and orbital motion या orbital and spin motion, the substance in which magnetic fields due to spin and orbital motion of electrons due to spin and orbital motion of electron is such that it support each other and an atom behave like a small magnet called dipole, राइट। तो ये जो पहली कैटेगरी जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और जो ऑर्बिटल मोशन है
वो इस तरह से अलाइंड होती है या एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और उसके नतीजे में एक एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट जो है उसके तौर पे बिहेव करता है, तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बच्चों जो मतलब एग्जांपल्स हैं इसमें, वो प्लाटिनम इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। प्लाटिनम जो है दैट इज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसके अलावा मैंगनीज़ जो है ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें जो एटम्स हैं उनमें मतलब कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की, स्पिन और ऑर्बिटल, उसकी वजह से जब उसको हम ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो कि अगर हमारे पास दो करंट लूप्स हों और दोनों करंट लूप्स में जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम हो, ये एक हम लोग स्टडी भी कर चुके हैं इस चीज़ को, कि दो करंट लूप्स हैं, दोनों में जो करंट है आई उनकी डायरेक्शन सेम है, तो फिर ये दोनों जो लूप्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ इस किस्म का आइडिया अगर आप देखें तो इसमें ये नॉर्थ है और ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, और इस तरह मूव कर रहे हैं कि उनकी जो अलाइनमेंट है मैग्नेटिक फील्ड्स की वो इस तरह है कि वो ज़ीरो नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बनती है, और एटम जो है वो एज ए डाइपोल बिहेव करता है। तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि ऐसे इस तरह के जो मटेरियल हैं दैट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को भी बच्चों अगर हम इनका अगर फ़र्ज़ करें तो ये हमारे पास जो है ये अगर हमारे पास प्लाटिनम है और ये हम प्लाटिनम सॉलिड का कोई पार्ट जो है वो लेते हैं, तो मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओवरऑल जो है इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। वो इस वजह से कि अगर हम इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं और उस स्मॉल वॉल्यूम में तमाम एटम्स जो है उनको अगर हम देखते हैं तो उन तमाम एटम्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है या वो जो एटम्स जो हैं वो एज ए डाइपोल बिहेव करते हैं, तो उन तमाम एटम्स की जो अलाइनमेंट है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह है कि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। स्मॉल वॉल्यूम जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़ीरो हो जाती हैं ड्यू टू कैंसलिंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है अगर हम एक एटम को देखें, अगर जो एक एटम की बात करें वो तो डाइपोल है, एक एटम तो डाइपोल इसमें बन जाता है, वो तो एक टाइनी सा मैग्नेट है। लेकिन अगर हम एक स्मॉल वॉल्यूम ले लें जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं, सम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो उन एटम्स की जो अलाइनमेंट है टाइनी मैग्नेट्स की वो एक दूसरे को इस तरह है कि कैंसल आउट करती है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी अलाइनमेंट है। तो जब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो रिजल्टेंट जो है मटेरियल उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं बनती। तो इस तरह इस स्मॉल वॉल्यूम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है और इस स्मॉल वॉल्यूम का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़ीरो होगा। तो ओवरऑल जो प्लाटिनम है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शो नहीं करेगा, राइट। तो ओवरऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे, एटम लेवल पे अगर हम बात करें तो वो एज ए डाइपोल बिहेव करेंगे, राइट। इसकी एग्जांपल्स हैं जो प्लाटिनम, और दूसरी एग्जांपल है इसकी मैंगनीज। इस तरह अगर हम दूसरे मटेरियल्स की जो बात करें तो वो है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इसमें हम ये कहेंगे कि चलें इसको मैं डेफिनेशन जो है वो पहले लिखता हूँ, फिर इसकी भी बात करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंसेस in which the magnetic field due to orbital and spin motion of electrons is such that it cancels out each other. It cancels out each other, and an atom does not
बिहेव लाइक अ डाइपोल। अब देखिए जो मेजर डिफरेंस देखें दोनों में कि जो डायमैग्नेटिक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और जो स्पिन मोशन है वो इस तरह से है कि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है और एक एटम जो है वो डाइपोल ही नहीं बनता, राइट। इसमें तो बेसिक है ना। पैरामैग्नेट में ये था कि एटम्स जो हैं वो डाइपोल बन गए, लेकिन एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर उनकी अलाइनमेंट इस तरह है कि वो उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं की। तो डायमैग्नेटिक में तो बिल्कुल सिरे से मतलब डाइपोल ही नहीं बना, मतलब एक एटम जो है उसकी जो डाइपोल प्रॉपर्टीज़ है वो ही नहीं बनी। तो अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो इसमें जो हमारे पास कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, अगर मैं एग्जांपल्स इसकी लिख लूँ तो डायमैग्नेटिक में जो हमारे पास कॉपर है, हमारे पास बिस्मथ है, और इसके अलावा एक तीसरी एग्जांपल भी चलो लिख लेते हैं, दैट इज़ एंटीमनी। तो अगर हम इस कॉपर की, बिस्मथ की, एंटीमनी की बात करें तो इसमें जो कॉपर अगर हम लेते हैं तो कॉपर के जो एटम्स हैं इटसेल्फ वो डाइपोल नहीं बन पाते। अब इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड्स तो है, इलेक्ट्रॉन्स तो एज ए इलेक्ट्रॉन्स की तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो जब ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट जो एटम बनता है एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि देयर आर नो डाइपोल्स इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर डाइपोल नहीं बनेगा और अगर हम एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे इसके अंदर तो वो स्मॉल वॉल्यूम जो है उसमें भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या प्रॉपर्टीज़ नहीं बनेंगी, तो उस केस में फिर हम कहेंगे कि इसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत वीक हैं, और दोनों की वजह आपके सामने है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो स्मॉल वॉल्यूम पे आता है, लेकिन इसमें डाइपोल्स भी नहीं बनते, लेकिन पैरामैग्नेटिक में डाइपोल्स जो है वो बनते हैं। पैरामैग्नेटिक में डाइपोल्स बनते हैं, स्मॉल वॉल्यूम का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। डायमैग्नेटिक में डाइपोल्स ही नहीं बनते और फिर उसका मतलब है कि जो स्मॉल वॉल्यूम है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, राइट। तो इस तरह के मटेरियल्स जो हैं जैसे कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी, तो इसमें तो एटॉमिक लेवल पे ही हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, नहीं बनती। तो फिर ओवरऑल जो है ये मटेरियल्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, राइट। तो तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, राइट। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं अगर उस पर हम आ जाएं तो तीसरी टाइप जो है वो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम कहते हैं, या इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन कुछ अल्फाज पहले जैसे ही, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ऑर्बिटल एंड spin motion of electrons is such that it exhibits an atom behaves like a strong magnet or a dipole। तो इसमें भी अगर हम कहें बच्चों तो मिलती जुलती कुछ बात है पैरामैग्नेटिक जैसी। जैसे पैरामैग्नेटिक में भी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो इस तरह से अलाइंड है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन इस तरह से है कि उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनता है और एटम जो है वो एज ए डाइपोल बिहेव करता है। इसमें भी वही बात है कि इसमें रिजल्टेंट जो है इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रिजल्टेंट, और एटम जो है वो एज ए डाइपोल बिहेव करेगा। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की अगर जो हम बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल और जो कॉमन एग्जांपल है वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयरन। इसके अलावा बच्चों निकल भी है और इसके अलावा कोबाल्ट भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की।
तो आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है ये बड़े अच्छे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अब जो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, तो जब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, और इसमें फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे कि आयरन है या निकल है या कोबाल्ट, आयरन लेते हैं, तो इसमें अगर हम एक स्मॉल वॉल्यूम की बात करें, तो अगर इसका एक स्मॉल वॉल्यूम लें तो उस स्मॉल वॉल्यूम में अगर हम देखें तो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो एटम्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। मतलब इसके एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, मतलब कि लेट्स से कि मैं अगर इतना वॉल्यूम ले लेता हूँ और इसके चले डिफरेंट जो है वो पोर्शंस हम बना लेते हैं, और डिफरेंट पोर्शंस में हमारे पास इस तरह है कि ये हमारे पास डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं या पोर्शंस हैं। तो ये जो पोर्शन है इसमें, इस पोर्शन के अंदर तमाम जो एटम्स हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है। मतलब बहुत सारे एटम्स हैं ऐसे जिनकी जो डायरेक्शन है या जिनकी जो अलाइनमेंट है मैग्नेटिक फील्ड की वो एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन के अंदर तमाम एटम्स जो हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। इस तरफ तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ है। मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब तमाम एटम्स। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है, वैसे इसका हम नाम भी रखते हैं स्मॉल वॉल्यूम जो है, इसको जो हम लोग कहते हैं डोमेन, राइट। डोमेन इज़ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, या किसी भी सब्सटेंस का जो है स्मॉल वॉल्यूम हम ले सकते हैं। जैसे मैंने पैरामैग्नेटिक में भी लिया था लेकिन उसमें वो ज़ीरो हो जाता है। तो डोमेन जो है एक स्मॉल वॉल्यूम हम लेते हैं, और इस स्मॉल वॉल्यूम का जो साइज़ है वो अगर एरिया वाइज देखा जाए उसमें सरफेस एरिया की तरह की फॉर्म में, तो वो जो इसका साइज़ है ये जो मिलीमीटर्स में होगा, और ये एक मैक्रोस्कोपिक साइज़ है। मतलब ये एक मैक्रोस्कोपिक साइज़ हो जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक साइज़, और इसमें एक एस्टीमेट जो है अगर हम रखें कि जो कितने एटम्स होंगे, तो दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर 12 टू 10 रेज़ टू द पावर 16 एटम्स ऑलमोस्ट इस मैक्रोस्कोपिक साइज़ में आएंगे। तो इस साइज़ को, इस स्मॉल वॉल्यूम को हम नाम देंगे डोमेन। तो एक डोमेन जो है ये इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स की जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो सेम है। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल वॉल्यूम जो है वो इटसेल्फ एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। तो डोमेन बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट इस केस में, और उसमें फिर इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। इनकी वो डिपेंड करता है कि एटम्स की जो अलाइनमेंट है, तमाम एटम्स की रिजल्टेंट अलाइनमेंट जो है वो किस तरफ है। तो हम ये कैसे कह देते हैं कि इस तरह से जो है ये अलाइनमेंट बन गई इसकी, और ये तमाम जो स्मॉल वॉल्यूम्स हैं इसमें, ये हर छोटा छोटा जो वॉल्यूम है इसमें 10 रेज़ टू द पावर 12 टू 10 रेज़ टू द पावर 16 एटम्स हैं, और इन तमाम एटम्स की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम है। तो इसलिए एक स्मॉल पोर्शन जो है जो कि मिलीमीटर्स में है, जो कि डोमेन कहलाएगा। सो दिस डोमेन बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब फ़र्क भी जो क्या है पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में, अगर डिफरेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक में मैंने कहा था एटम्स डाइपोल हैं, फेरोमैग्नेटिक में भी डाइपोल हैं। पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में फ़र्क ये है कि पैरामैग्नेटिक में जब कलेक्शन ऑफ एटम्स की बात हम करें, बहुत सारे एटम्स जब कलेक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, या उनमें जो स्मॉल वॉल्यूम या डोमेन्स होती हैं वो डोमेन्स एज ए न्यूट्रल बिहेव करती हैं, उनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो एज ए मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करती हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में एटम्स डाइपोल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें जो डोमेन्स हैं वो, उसमें डोमेन में जो एटम्स हैं एक डोमेन में, उन तमाम एटम्स का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और उस सब की एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये डिफरेंस है एक बेसिक जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर जो डोमेन्स की हम बात करें तो आप देखें ये डोमेन्स की रैंडम डायरेक्शंस हैं। अब यहाँ पर हम दो केसेस जो है वो बना लेते हैं कि आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पैदा हो जाएंगी या हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त ये जो आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक है और ये मतलब अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है। अगर इस आयरन में हम देखें कि डोमेन्स हैं और डोमेन्स की जो अलाइनमेंट है वो मतलब कि यूनी अलाइंड नहीं है, तमाम डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये रैंडमली अलाइंड हैं और ये मटेरियल जो है ये
अनमैग्नेटाइज्ड या अभी स्टिल नॉट मैग्नेटाइज्ड, आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी तो हैं लेकिन ये अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है, राइट। डोमेन्स हैं, डोमेन्स मौजूद हैं, हर डोमेन एक मैग्नेट है, उसमें उसका एक नॉर्थ, एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ, हर डोमेन में हर डोमेन एक मैग्नेट है और उसका नॉर्थ और साउथ है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि तमाम डोमेन्स का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है। तो ऐसा नहीं कि मटेरियल मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं रखता, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका मतलब डोमेन्स अगर मैग्नेट हैं तो इसका मतलब मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मटेरियल अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है, ठीक है, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है। और अगर यही सारी डोमेन्स जो हैं ये जो एक अलाइंड फॉर्म में चली जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड है। मतलब इसी पीस को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि ये तमाम डोमेन्स जो हैं इनकी अलाइनमेंट हो गई, ये एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गई, तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है ये अब मैग्नेटाइज्ड है। तो ये मटेरियल इस फॉर्म में मैग्नेटाइज्ड है और ये इस फॉर्म में अनमैग्नेटाइज्ड है, अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है, राइट, ये वाली फॉर्म में। तो फेरोमैग्नेटिक जो है वो जो उसमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होना जो है उसके अंदर ये एक और बात है, लेकिन उस वक़्त उसका मैग्नेटाइज्ड होना या ना मैग्नेटाइज्ड होना, ना मैग्नेटाइज नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस हैं। तो आयरन जो है, निकल, कोबाल्ट जो हैं, ये जो इनके अंदर मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर ये मैग्नेटाइज हो भी सकते हैं अगर इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। और इसके मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि इनकी जो डोमेन्स हैं वो अलाइंड हैं, और अगर वो मैग्नेटाइज्ड नहीं हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो डोमेन्स हैं वो अलाइंड नहीं हैं, और अलाइंड नहीं हैं तो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो रैंडम हैं, और जब उनको ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो आएगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट है अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में, यहाँ पे रिजल्टेंट ज़ीरो है और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बन जाता है, या इस वक्त ये मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक्चुअली बच्चों उसकी डोमेन्स की अलाइनमेंट है, ठीक है। डोमेन्स अलाइंड हैं या उसकी डोमेन्स जो हैं वो अलाइंड नहीं हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक कंडीशन उस वक़्त क्या है। अब जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक में भी हमारे पास दो जो है वो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरे को जो हम लोग कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें जो इस तरह हम कैटेगराइज़ करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ये हम ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को कहते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और फिर इजीली जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन जो है इसको जो अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे सोलिनॉइड हमने बनाया था, तो सोलिनॉइड में वायर को हम आयरन के ऊपर रैप कर दें तो आयरन जो है अगर उसको मैग्नेटाइज़ करें तो ये बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज़ हो जाएगा। मतलब कि आयरन की जो डोमेन्स हैं वो बड़ी जल्दी अलाइंड हो जाएंगी, आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज़ हो जाएगा। और इस तरह अगर हम उसमें डीमैग्नेटाइज़ करना चाहें, उसकी मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करना चाहें तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइजेशन उसकी ख़त्म भी हो जाती है। तो ऐसे मटीरियल्स को जो जल्दी मैग्नेटाइज़ हो जाएँ और उनकी मैग्नेटाइजेशन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाए, ऐसे मटीरियल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स, और इसकी एग्जांपल आयरन है। इसके बरक्स में जो दूसरे हैं हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसे मटीरियल्स को कहते हैं विच टेक्स लॉन्गर, मतलब मोर टाइम टू मैग्नेटाइज। मतलब अगर इसकी बात करें तो हार्ड में जो हमारे पास एक एग्जांपल है स्टील की, तो स्टील जो है ये जो अगर इसको हम मैग्नेटाइज करना शुरू करें तो स्टील जो है इसकी जो डोमेन्स हैं ये काफ़ी टाइम लेती हैं और एनर्जी भी कंज्यूम होती है इनकी डोमेन्स को अलाइंड करने में। यानी स्टील के केस में ये जो अनअलाइंड डोमेन्स हैं अगर इस फॉर्म में चली जाएं, अलाइंड फॉर्म में, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद ऐसा होता है कि ये डोमेन्स जो हैं अलाइंड हों। डोमेन्स के अलाइंड होने का मतलब मैग्नेटाइज हो गया। तो स्टील को मैग्नेटाइज करने में ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो अगर
हम बात करें कि अगर ये स्टील मैग्नेटाइज हो गया और अब हमने इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो उसके लिए भी स्टील जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। एक दफ़ा अगर ये मैग्नेटाइज हो जाता है या इसकी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं तो अब इसकी डोमेन्स को बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत एनर्जी चाहिए फिर ये डी अलाइंड होने के लिए। तो ऐसे मटीरियल्स को हम लोग कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। एक तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो स्टील है और जो दूसरी इसकी एग्ज़ाम्पल एक अलॉय है जिसको हम कहते हैं एल निको 5। ये जो एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट जो है इसका अलॉय है और ये भी एक अच्छा जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। तो इस तरह दो टाइप्स जो है ये हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बना सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो अगर इसमें हम बनाएं तो वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उसमें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कस करें कि इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, लास्ट हेडिंग इसमें, और ये हेडिंग है जो हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखें जो इसमें ये है कि अगर हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है, जैसा कि ये एक फ़िगर बनी है यहाँ पे, ये एक मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें तमाम डोमेन्स जो हैं ये अलाइंड हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है जो उस पर तो मतलब कुछ नहीं होगा। आई मीन के नॉर्मल टेम्परेचर जो है जिसको रूम टेम्परेचर आप कह लें, उस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जो है वो नहीं आती। डोमेन्स जो है ये अलाइंड रहती हैं, ये जो डोमेन्स हैं ये अलाइंड हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये डोमेन्स अलाइंड रहेंगी, मतलब इस तरह से। लेकिन जो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर changes the orderliness of domains। ठीक है बच्चों, ये लाइन आपने याद रखनी है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करें तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ये जो डोमेन्स हैं इनकी जो अलाइनमेंट है वो, इनकी ऑर्डर जो है, इनकी तरतीब जो है, अलाइनमेंट जो है वो ख़राब होगी और ये डी अलाइन होगी। तो अगर आप देखें तो एक डोमेन जो है वो बेसिकली जो एटम्स से मिलके बनती है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे एटम्स की जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो एटम्स की वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो डोमेन्स हैं इनकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, ये डी अलाइंड होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब होती जाती है। तो इसका एक जनरल जो है ना एक्सप्रेशन वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिज़म जो है इसको आप यूँ जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में यूँ याद रख सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिज़म जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना किसी मटेरियल की जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होंगी, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कम मतलब कि जो उसकी डोमेन्स हैं उनकी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब होगी, उनका ऑर्डरलीनेस जो है वो ख़त्म होगा, और जितना उनकी ऑर्डर जो है वो ख़राब होगा, वो डी अलाइंड होंगी, उतनी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम होती जाएगी। तो इसमें हम एक जनरल रिलेशन ये बना लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिज़म इज़ प्रोपोर्शनल टू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे जो हम डिफ़ाइन करते हैं एक टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर जो है वो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये किसी भी मटेरियल का वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक, राइट। तो हम ये कहते हैं द टेम्परेचर एट विच a ferromagnetic substance becomes a paramagnetic substance, यानी उसकी जो डोमेन्स हैं वो इस तरह अलाइंड होती हैं कि उनकी मैग्नेटिज़म ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, समझ गए ना। आपको याद है पैरामैग्नेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक की सिचुएशन में डोमेन्स तो होती हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक में जो डोमेन्स होती हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं थर्मल वाइब्रेशन एटम्स की ज़्यादा होती जाएंगी
और एक स्टेज आएगी कि इन डोमेन्स की ऑर्डरलीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक सिंगल डोमेन जो है उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी कम होता जाएगा, और कम होते होते उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होगा, और वो मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेट जो है उस वक्त वो बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस टेम्परेचर को बच्चों हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और आयरन के लिए अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है TC या क्यूरी टेम्परेचर दैट इज़ 750 डिग्री सेल्सियस, राइट। 750 डिग्री सेल्सियस इज़ आयरन क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। इसका मतलब है कि अगर हम आयरन को, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हम 750 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो उस वक्त आयरन जो है दैट विल बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी और वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा डोमेन्स लेवल पे, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे नहीं, मतलब डोमेन्स लेवल पे जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बन जाएगा। डाइपोल लेवल पे नहीं, डोमेन लेवल पे हम कहेंगे कि वो बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं दैट इज़ क्यूरी टेम्परेचर। ऑलराइट बच्चों, तो दिस वाज टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छा सा समझेंगे और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस लेक्चर में कोई कमी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो वो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर डायरेक्ट मुझे सेंड कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।